अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा आज का ये लेक्चर उन तलबा तालिबात के लिए है जो रिसर्च प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहते हैं और ख़ासकर ऐसे तलबा तालिबात के लिए जो अकायद में बीएड 1.5 सेमेस्टर 3 के तलबा हैं और वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करना चाह रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मेरी 2-3 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पे समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसको हमने मुकम्मल करना है। इसके 2-3 हिस्से होंगे। सबसे पहले तो आपने टॉपिक अपना उसका इंतखाब करना है और उस पे मेरी अलग से वीडियो होगी जिसमें मैं कोई 15-20 टॉपिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला जो है वो क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आपने अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो आपने रिसर्च करनी है वो कैसे करनी है, तो इस पे भी मेरा एक लेक्चर होगा। और फिर जो है आपने रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है, ठीक है ना? तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो इस हवाले से है कि आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है? उसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट से मुराद है किस तरतीब के तहत लिखना है। और इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है। इसको वैसे हम एपीए मैनुअल भी कहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एपीए से मुराद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक ख़ास फॉर्मेट दी है जिसके तहत हम रिसर्च को लिखते हैं, ठीक है ना? इसी को हम फॉर्मेट कहते हैं कि पहले आपने क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है और उसके बाद जो तरतीब है कंटेंट्स की वो कैसे होगी, ये हम इस फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो जो रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर्मेट है उसमें उसके 3 सेक्शन हैं या 3 हिस्से हैं फॉर्मेट के। नंबर 1 इज़ प्रिलिमिनरी पेजेस, ये इब्तिदाई सफ़ात हैं। और उसके बाद नंबर 2 पे है मेन बॉडी। इसके अंदर आप हम डिटेल से आगे देखेंगे 5 सेक्शंस और या 5 चैप्टर्स आप कह सकते हैं मेन बॉडी के अंदर। और फिर रेफरेंस सेक्शन है, ठीक है ना? तो फॉर्मेट जब आपने लिखना है इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। प्रिलिमिनरी पेजेस में कौन से पेजेस आते हैं, मेन बॉडी के अंदर जो मैंने बात की है कि 5 चैप्टर्स हैं, क्या-क्या हैं और उसके अंदर क्या लिखना है। और लास्टली जो है वो दैट इज़ द रेफरेंस सेक्शन। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको प्रिलिमिनरी पेजेस के हवाले से बताऊँगा कि ये कोई 5-6 पेजेस हैं जो बिल्कुल शुरू में होते हैं। जिस तरह आप देखते हैं ना किताब के ऊपर एक टाइटल लगा होता है और अंदर कंटेंट लिस्ट होती है और एक्नॉलेजमेंट होती है। इसी तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट में भी कुछ इब्तिदाई पेजेस होते हैं जिसको हम प्रिलिमिनरी पेजेस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आज तो हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ हुआ आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो और आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बेहतर अंदाज में कर सकें और उसको लिख सकें। तो प्रिलिमिनरी पेजेस में सबसे पहले है टाइटल पेज। ये जब मैं आपको दिखाऊंगा एक रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि टाइटल पेज जो है वो किस सूरत में होता है और उसके ऊपर क्या-क्या लिखा होता है। तो टाइटल पेज के ऊपर जो है वो टाइटल या आपका टॉपिक जो है रिसर्च का वो लिखते हैं। और जिसने ये रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा होता है या मुकम्मल किया होता है उसने अपना नाम लिखना होता है और सबसे नीचे अदारे का नाम आता है। इसके बाद इनर टाइटल पेज के अंदर भी यही कुछ चीजें हैं ऑलमोस्ट, कि आप टाइटल लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप सुपरवाइजर का नाम भी ऐड करेंगे और नीचे आप लिखेंगे कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट को किस मकसद के लिए लिखा गया है। तो नीचे 2-3 लाइन में एक आप तहरीर लिखेंगे। तो दिस इज द इनर टाइटल पेज। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स हैं। एक्नॉलेजमेंट्स हम कहते हैं ज़ाहिर तशक्कुर कि जिन लोगों ने भी आपकी हेल्प की है इस रिसर्च प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में, उनका आप शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने सुपरवाइजर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आपको टाइम दिया, गाइड किया, समझाया कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना? और उसके बाद जो है अगर आपने कुछ बुक्स ली हैं तो आप लाइब्रेरियन का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर आपने आईटी लैब इस्तेमाल की है फॉर सर्चिंग सम वेबसाइट्स,
तो आप फिर जो है आईटी लैब वालों का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कंपोज करता है उसका भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो इसमें जिन लोगों ने आपको हेल्प आउट किया होता है उनका आप शुक्रिया अदा करते हैं एक्नॉलेजमेंट्स में। फिर है लिस्ट ऑफ कंटेंट, आप सब लोग जानते हैं कि एक आमतौर पे किताब के अंदर भी होती है और यहाँ भी हम एक लिस्ट ऑफ कंटेंट बनाते हैं कि किस पेज के ऊपर क्या कुछ लिखा गया है, ठीक है ना, दैट इज द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। इसके बाद है लिस्ट ऑफ टेबल्स। एक चीज जहन में रखिएगा कि रिसर्च जो है वो अदाद शुमार का गोरख धंधा है। अगर अदाद शुमार किसी रिसर्च में है तो उसको रिसर्च माना जाता है, और अगर अदाद शुमार नहीं है, उसके अंदर डाटा नहीं है, और तो फिर जो है उसको हम रिसर्च नहीं मानते। तो जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है तो उसको आपने ऑर्गेनाइज करना होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो वैसे ये डाटा एनालिसिस जो है आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे आपके। चौथा चैप्टर जो है वो डाटा एनालिसिस का होता है और उसके अंदर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। फिलहाल इतना ही कि जो भी डाटा आता है उसको हम टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बनाते हैं कि किस पेज के ऊपर कौन सी टेबल है, ठीक है। इसकी एक पूरी लिस्ट जो है वो हम शुरू में बनाते हैं। देन देयर इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है, एक तो लफ्ज आप सुनेंगे समरी। समरी जो है, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो 5वें चैप्टर में आप रिसर्च की समरी भी लिखते हैं। समरी 2-3 पेजेस की हो सकती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आपका 1 से 1.5 पैराग्राफ में होता है। और अगर कोई देखना चाहे कि किसी ने या आपने जो रिसर्च की है कैसी की है, क्या टॉपिक है और क्या तरीकेकार इख्तियार किया है, तो वो पूरी रिसर्च नहीं पढ़ता। वो आपने जो 1-1.5 पैराग्राफ के अंदर जो है या 2 पैराग्राफ में जो ब्रीफ समरी दी है उसको पढ़ लेता है। तो इसलिए जो है ना, शुरू में हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं और इसके अंदर हम वेरी ब्रीफली टॉपिक लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, मेथड्स के ऊपर 1 आधी लाइन 2 लाइनें लिखेंगे, और इस जो रिसर्च है इसका जो नतीजा है, कंक्लूजन, वो भी देते हैं, और रिकमेंडेशन भी 1-1 2-2 लाइन में हर चीज देते हैं, और इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ब्रीफ समरी होती है। तो ये आपके प्रिलिमिनरी पेजेस हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया जब मैं आपके साथ एक मुकम्मल रिसर्च प्रोजेक्ट शेयर करूंगा तो फिर इन सब की आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा और हम डिस्कस भी करेंगे इनको ना। हाँ जी, मेन बॉडी पहला क्या था फॉर्मेट में, पहला हिस्सा प्रिलिमिनरी पेजेस, और दूसरा जो है हिस्सा जो है वो मेन बॉडी है। इसके नाम से ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है, मेन बॉडी है। मैंने पहले भी बताया इसके 5 सेक्शंस हैं, ये 5 चैप्टर्स जो है वो हैं। चैप्टर नंबर 1 is introduction, number 2 is literature review, number 3 is research method, number 4 is data analysis, and number 5 is result and discussion। ये आपके क्या हैं, ये 5 चैप्टर हैं, ये आपका असल प्रोजेक्ट है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर लिखना क्या है। और बार बार मैं ये कहता हूं कि यहाँ मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन जब मैं एक मुकम्मल रिसर्च प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा तो फिर जो है हर चीज की डिटेल वहां पे हम शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, पहला चैप्टर जो है दैट इज द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या चीजें लिखनी है, ये जहन में रख लें आप। बैकग्राउंड एंड रैशनल, जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते हैं तो पहले, जैसे मैंने पहले कहा, आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है और फिर उसका टॉपिक से मुतालिक बैकग्राउंड नॉलेज देना है। फॉर एग्जांपल, आप एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल टॉपिक है। तो इसका बैकग्राउंड और रैशनल क्या लिखेंगे। बैकग्राउंड तो ये होगा कि आज का दौर जो है वो कंप्यूटर का दौर है, हर फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एजुकेशन के अंदर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे जो हैं वो हो सकते हैं। तो दिस इज द रैशनल। और बैकग्राउंड में आपने फिर क्या देना है कि कब से आईटी जो है वो यूज हो रहा है डिफरेंट फील्ड्स में, और एजुकेशन में कब से यूज हो रहा है, ठीक है। और जो कंप्यूटर्स हैं कौन सी जनरेशन है, कितनी जनरेशन्स हैं, और स्कूलों में, स्कूल्स के अंदर कौन सी जो है कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। आईटी लैब जो है उसका मेयार क्या होना चाहिए। तो ये सारा बैकग्राउंड नॉलेज है। और जो टीचर वहां पे होना चाहिए आईटी लैब में, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड एंड रैशनल। रैशनल यही है
कि हम ये कहें कि चूंकि कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, उसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, तो हमें यही वजह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में और लर्निंग की फील्ड में कंप्यूटर के क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो दिस इज द बैकग्राउंड एंड रैशनल। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में जस्ट आप एक दो लाइनों में अपना टॉपिक लिखते हैं। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चंस। देखें ये दोनों भी लिखे जा सकते हैं और इनमें से आप एक का इंतखाब भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी एंड रिसर्च क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चन फॉर्म में ले आएंगे ऑब्जेक्टिव्स को तो वो रिसर्च क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, आपने रिसर्च के अंदर जो कुछ करना होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसको आप पहले से ही डिटरमिन करते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे दी है कि रोल ऑफ आईटी और कंप्यूटर इन लर्निंग और इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर और इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन लर्निंग। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहेंगे कि क्या स्कूल्स के अंदर जो है कंप्यूटर लैब्स हैं और टीचर्स अगर इन कंप्यूटर लैब्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर हम देखेंगे कितने दौरानिए के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितना टाइम देते हैं, बच्चे कितना टाइम देते हैं, असातिज़ा कितना टाइम देते हैं और फिर उनकी लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जो लेबोरेटरी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और टीचर जो है किस तरीके से कंप्यूटर लैब का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ आपने रिसर्च स्टडी के अंदर करना होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पूरी रिसर्च में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करने के पीछे लगे हुए होते हैं। फिर हम अब बताते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। जो भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर हम लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं कि ये रिसर्च स्टडी जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, ये स्टूडेंट्स के लिए किस तरह हेल्पफुल है, ये असातिज़ा के लिए किस तरह हेल्पफुल है ये रिसर्च स्टडी, और इसका इम्पैक्ट लर्निंग के ऊपर क्या है, टीचिंग के ऊपर क्या है। तो ये हम सेपरेटली बताते हैं कि ये इस रिसर्च स्टडी की अहमियत क्या है। फिर है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। इससे मुराद है कि रिसर्च स्टडी को महदूद करना। डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, रिसर्च स्टडी को महदूद करना। ये देखें, मैंने पहले बताया ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसके अंदर हम ये सारी चीजें लिखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम रिसर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब्स के ऊपर कर रहे हैं और देखें कंप्यूटर लैब्स तो इतनी ज्यादा हैं कि तमाम कंप्यूटर लैब्स को देखना तो मुमकिन नहीं होता ना। तो फिर हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ताल्लुक मुल्तान से है तो हम कहते हैं हम ये स्टडी मुल्तान के मेल स्कूल्स के अंदर, बॉयज के स्कूल्स के अंदर करेंगे। तो दिस इज द डिलिमिटेशन। ठीक है, हमने अपनी रिसर्च स्टडी को महदूद कर लिया। देन देयर इज रिसर्च प्रोसीजर। रिसर्च प्रोसीजर हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 3, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि हम कौन सा रिसर्च मेथड जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे, पॉपुलेशन हमारी क्या होगी और सैंपल क्या होगा। ठीक है, यहाँ वेरी वेरी सिंपली और ब्रीफली हमने यहाँ बता देना है, लेकिन डिटेल के साथ हम ये बताएंगे रिसर्च प्रोसीजर को चैप्टर 3 में। इसके बाद टर्म्स डिफाइंड। फॉर एग्जांपल जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं और लिखते हैं इसको, तो कहीं कहीं आप जो है कोई टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग, अब लर्निंग से क्या मुराद है ये आप फिर यहाँ पे इसके डेफिनेशंस देते हैं। ठीक है, एब्रीविएशन यूज्ड, अगर आप रिसर्च को लिखते हुए कुछ एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आईटी की बात की तो उस पे लिखते हैं आईटी मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह आप बीएड अगर आप लिखेंगे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो जो भी एब्रीविएशंस आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपने बताना होता है कि ये किस चीज की एब्रीविएशन है। तो ये आपका पहला चैप्टर मुकम्मल होगा। दूसरा चैप्टर जो है लिटरेचर रिव्यू, मुतलका मवाद का मुतालिया। जो देखें जैसे जैसे आप टॉपिक चेंज करेंगे हर चीज आपकी चेंज होती चली जाएगी ना। अगर आप लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं इसी टॉपिक के हवाले से, आईटी लैब्स के हवाले से, तो आप जो पहले मैंने चीजें बताई हैं कि आईटी लैब्स के स्टैंडर्ड्स क्या है और उसके अंदर किस किस्म का सामान होना चाहिए
उनकी पैमाइश क्या है, एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी को उसके अंदर इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, और जो है आईटी लैब्स जो हैं अगर कहीं इस्तेमाल की जा रही हैं तो वो किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, और इनके हवाले से जो रिसर्चेज हैं वो भी हम उनको भी मेंशन करते हैं। दिस इज अ डिटेल्ड चैप्टर, ठीक है ना। यहाँ तो हमने 3 बातें इसके मेन पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन ये मेन चैप्टर है और इसमें खासा डिटेल के साथ हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी आईटी का लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो जो चीजें मैंने लिखी हैं वो भी लिखेंगे। फिर हम ये बताएंगे इसमें कि लर्निंग क्या है, लर्निंग की टाइप्स क्या हैं, और लर्निंग का एनवायरनमेंट क्या है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लर्निंग पे असरअंदाज होते हैं, और जो लर्निंग की थ्योरीज क्या हैं। तो ये सारा जो है ये सब चीजें लिटरेचर रिव्यू का हिस्सा है। और अगर जो है टॉपिक चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम टीचिंग प्रैक्टिस के ऊपर जो है कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे जो है हमारे सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। हम सारी चीजें जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से लिखेंगे, टीचिंग मेथड्स के हवाले से लिखेंगे, एवीएट्स के हवाले से लिखेंगे, टीचिंग की जो थ्योरीज है उसके हवाले से बात करेंगे, जो रिसर्चेज हो चुकी हैं टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से तो उसके हवाले से बात करेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से हम बात करते हैं, थ्योरीज के हवाले से और रिसर्चेस के हवाले से हम बात करते हैं। देन इज रिसर्च प्रोसीजर, ये तीसरा चैप्टर है जी, सेक्शन कह लें, चैप्टर कह लें। रिसर्च प्रोसीजर ये कोई डिटेल्ड चैप्टर नहीं होता, ये 2 पेजेस पे मुश्तमिल होता है ऑलमोस्ट। तो जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है ना। जिन बच्चों के ऊपर आप रिसर्च करते हैं वो आपकी पॉपुलेशन, जिन बच्चों के ऊपर या टीचर्स के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो जिनके ऊपर भी आप रिसर्च करते हैं वो आपकी क्या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आमतौर पे ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप 10वीं क्लास के बच्चों के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो 10वीं क्लास के बच्चे तो हजारों की तादाद में है, तो हम उन सब के ऊपर रिसर्च करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, तो हम एक छोटा सा सैंपल मुंतखब कर लेते हैं। उनमें से फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चे हैं 10th क्लास के, तो हम उनमें से 100 बच्चों का इंतखाब कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 100 जो तादाद हमारे पास आएगी ये हमारा सैंपल है। और सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल पॉपुलेशन में से आपने अगर 10,000 तादाद है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स की, और हमने सैंपल की ये पॉपुलेशन है जी, और उसमें से अगर हमने 100 लोगों का इंतखाब किया तो ये सैंपल है। लेकिन किस तरीके से हम 100 लोगों का इंतखाब करेंगे, दैट इज द सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है ना। सैम्पलिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिसके जरिए हम पॉपुलेशन में से सैंपल का इंतखाब करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप कुरानंदाजी भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये 100 बच्चे जो हैं मेरे स्कूल के अंदर मौजूद हैं, तो इन्हीं के ऊपर मैं रिसर्च कर लेता हूँ, तो ये कन्वीनियंट सैंपल है। और जो अगर कुरानंदाजी करेंगे तो वो रैंडम सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम पॉपुलेशन में से सैंपल का इंतखाब करते हैं। और इसके अंदर जो चौथी चीज है दैट इज रिसर्च टूल और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। क्या है रिसर्च टूल एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट? तो जाहिर सी बात है जब भी हम रिसर्च करते हैं, देखिए हमने पॉपुलेशन का इंतखाब किया, पॉपुलेशन में से सैंपल का इंतखाब कर लिए। अब सैंपल से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करनी होती है, तो उसके लिए हम रिसर्च टूल और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? जस्ट लाइक जो है इंटरव्यू जो है ये एक क्या है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, इसके जरिए हम डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू है, टेस्ट है, क्वेश्चनेयर है, ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो क्या है हमारे रिसर्च टूल्स हैं और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके जरिए हम डेटा सैंपल से इकट्ठा करते हैं। फिर है डेटा एनालिसिस। जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो फिर हम जाहिर सी बात है जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे हमें डेटा की समझ नहीं आती। तो कहीं पे हम परसेंटेजेस निकालते हैं, कहीं पे हम एवरेजेस निकालते हैं, कहीं पे हम टी टेस्ट का अप्लाई करते हैं, कहीं पे हम एनोवा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ये तीसरे चैप्टर में डेटा एनालिसिस में जस्ट हमने ये लिखना है कि हमने कौन से स्टेटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना है, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। वो डेटा एनालिसिस का अगला चैप्टर, पूरा चौथा चैप्टर जो है वो डेटा एनालिसिस का होगा।
ये चौथा चैप्टर है डाटा एनालिसिस। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा आता है तो जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करते तो हम उसको समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम जो भी डाटा हमारे पास आता है उसको टेबल्स की सूरत में लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके ऊपर परसेंटेज लगाते हैं, एवरेज निकालते हैं और फिर डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये चौथा चैप्टर जो है डाटा एनालिसिस से मुतालिक है। अच्छा जी, ये पहले मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि डाटा एनालिसिस करते हुए हम स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें परसेंटेज हो सकती है, एवरेज हो सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट एंड एनोवा, ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। और जो हमने डाटा इकट्ठा किया उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। जब तक एनालाइज नहीं करेंगे हम डाटा को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट लिया है बच्चे का और उसके नंबर आए हैं 27/17/25। कितने नंबर आए? 17/25। अब हमें ये समझ नहीं आती कि ये परफॉर्मेंस कैसी, तो हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये 68% वो सामने आएंगे। और अगर 68% किसी की परफॉर्मेंस है तो हम कहेंगे ये अच्छी परफॉर्मेंस है। तो डेट इज डाटा एनालिसिस। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5, रिजल्ट एंड डिस्कशन। इसके अंदर हम समरी देते हैं जी। शुरू में हमने बात की थी ब्रीफ समरी की, एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में। 5वें चैप्टर में हमने थोड़ी सी डिटेल्ड समरी देनी है और इसके अंदर वही चीजें लिखनी है लेकिन डिटेल के साथ कि आपका टॉपिक क्या था, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपने कौन सा रिसर्च प्रोसीजर इस्तेमाल किया, आपकी पॉपुलेशन क्या थी, आपने सैंपल किस तरीके से मुंतखब किया, सैंपल की तादाद कितनी थी, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का जो है वो कौन सा आपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, और आपकी फाइंडिंग्स क्या निकली हैं, कंक्लूजन्स क्या निकले हैं और अपने रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ दिस समरी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी जो भी रिसर्च की है उसकी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स देने हैं कि आपने जो रिसर्च की है उसके नताइज क्या निकले हैं, दैट इज फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। और रिकमेंडेशंस आखिर में, इस 5th चैप्टर का आखिरी टॉपिक रिकमेंडेशंस, कि आप फिर रिकमेंडेशंस देंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ मुल्तान के तलबा के ऊपर रिसर्च की है, आने वाले रिसर्चर्स जो है बाकी अजला के स्टूडेंट्स के ऊपर भी रिसर्च करें। मैंने सैंपल जो है वो 100 का लिया है, बाकी जो है ज़्यादा बेहतर है कि सैंपल की तादाद को बढ़ा दें। तो इस किस्म की जो है वो आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अगर आईटी के ऊपर काम किया है तो आप ये भी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि आईटी के इक्विपमेंट को इम्प्रूव किया जाए और इसमें बेहतर आलात और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रखे जाए। तो दिस इज द रिकमेंडेशंस। इस तरीके से आपकी जो मेन बॉडी का 5वां चैप्टर है वो इख्तिताम पसीर हुआ। आखिरी इसका जो हमने शुरू में फॉर्मेट में बात की थी कि 3 इसके पार्ट्स हैं, प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन बॉडी और रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन, अब हम रेफरेंस सेक्शन के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ एक मुकम्मल प्रोजेक्ट को, रिसर्च प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ होगा तफसील के साथ, वो आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। अभी मेरा मकसद आपको फॉर्मेट समझाना था कि किस तरतीब के साथ आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को लिखना है। तो ये आखिरी सेक्शन है जी रिसर्च प्रोजेक्ट का, जिसको हम रेफरेंस सेक्शन कहते हैं। और इसमें पहले हम रेफरेंसेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आप की बुक्स में देखते हैं कि आखिर में किताब याद दिया होता है या जिन किताबों को कंसल्ट किया गया होता है उनकी लिस्ट दी जाती है, उसको हम रेफरेंसेस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो है इसके अंदर अपेंडिक्स है, जो रिसर्च से ज्यादा रेलेवेंट मटेरियल नहीं होता उसको हम अपेंडिक्स के अंदर लगा देते हैं। जस्ट लाइक आपने कोई टेस्ट लिए है तो उस टेस्ट को हम अपेंडिक्स में लगाते हैं। आपने कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है, टीचर की लिस्ट बनाई है, तो वो भी अपेंडिक्स का हिस्सा बनती है। तो इस तरीके से आपके तीनों सेक्शंस जो हैं वो मुकम्मल होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के। थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सुन रहे हैं, मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें
और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अपने बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कस किए हुए मिलेंगे, तो आप इससे भरपूर इस्तिफ़ादा उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।